हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 एग्जाम सीएस और आईपी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज डेटाबेस कंसेप्ट। इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एंड साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक की हेल्प से हमारे सिलेबस के कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए सिलेबस डिस्कस किया था, साथ ही हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देखे थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिलेबस में जो सेक्शन ए है ये सीएस और आईपी दोनों के लिए कॉमन है, मींस आप दोनों को ही ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है डेटाबेस कंसेप्ट। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड इसमें ये सब टॉपिक्स गिवन है। यहाँ पर जो सेक्शन ए के लिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं ये आप दोनों के लिए है, आप सीए स्टूडेंट है या फिर आईपी स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये टॉपिक कॉमन है। ओके, एंड साथ ही क्योंकि आपको पता है कि ये कॉमन टॉपिक है तो ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सेक्शन B1 कंप्यूटर साइंस, इसका जो 7 टॉपिक है वो भी डेटाबेस कंसेप्ट ही है, मीन्स वही टॉपिक है जो हम सेक्शन ए में फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो मतलब जब हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में एंड इसके लिए हमें एग्जैक्टली कौन सी एनसीईआरटी एंड कौन सा चैप्टर पढ़ना है अब वो देखते हैं। ये चैप्टर आपको गिवन है कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी में, चैप्टर 8 डेटाबेस कंसेप्ट। ये चैप्टर आपको यहाँ पर कवर करना है डेटाबेस कंसेप्ट को कवर करने के लिए। एंड यस, यहाँ पर जो आईपी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि मैम हमारा तो आईपी सब्जेक्ट है तो हम तो आईपी में पढ़ेंगे, बट ये आपको 12th की आईपी में गिवन नहीं है, इसलिए आपको यहीं से कवर करना होगा। ओके, इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 डेटाबेस कंसेप्ट को रेफर करना है। ओके, ऐसा कोई न्यू टॉपिक इसमें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपने कवर किए हुए हैं, बस आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ओके, हम इसी चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड ये वीडियो फिनिश होने के बाद खुद से रिवाइज करने के लिए आपको इसे एनसीईआरटी से पढ़ना है। ओके, एनसीईआरटी सिंपली आप एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि जब मैनुअली किसी भी डेटा को मेंटेन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं एंड इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है फाइल सिस्टम। फिर फाइल सिस्टम में भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ DBMS। इसके बाद हम रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन कीज़ इन अ रिलेशनल डेटाबेस, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, ये सभी कंटेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम मैनुअली डेटा को मेंटेन करते हैं, मींस सपोज करते हैं कि एक स्कूल है जो अपने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करने के लिए मैनुअल वर्क यूज़ करते हैं। मींस यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो डेली अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लाइक खुद ही मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करना एंड फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करना कि टोटल कितनी अटेंडेंस है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह का सभी वर्क वो मैनुअली कर रहे हैं, मतलब खुद से कर रहे हैं, उसके लिए वो किसी कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी ये हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम कोई भी मैनुअल डेटा एंट्री करते हैं, खुद से करते हैं, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाए डेटा की, मीन्स हमारे पास ज़्यादा डेटा हो, जैसे अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 26 वर्किंग डेज हैं, तो हमें इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। 50 × 26 बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हो सकता है कि हमसे कहीं कहीं पर गलती हो जाए या फिर कहीं पर कोई डेटा एंट्री मिस हो जाए। तो इस वजह से जब डेटा इंक्रीज़ हो जाता है, डेटा बढ़ जाता है, तो हमारे लिए मैनुअल डेटा एंट्री इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये हमें समझनी है। सबसे पहला है, अगर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं, लाइक हमें वही डेटा कहीं पर दोबारा कॉपी करना है, दोबारा से उसकी एंट्री करनी है, लाइक न्यू अटेंडेंस रजिस्टर में हमें डेटा एंट्री करनी है, तो डिटेल्स तो वही हैं जो पहले थी, बट क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें खुद से ही दोबारा लिखनी होंगी। एंड जब हम लिख रहे हैं तो हो सकता है कि हम कहीं पर कोई गलत स्पेलिंग लिख दें या फिर किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्किप कर दें, क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर ऐसी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाता है। एंड फिर अगर सपोज करते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर गुम हो जाता है या फिर उसे कोई डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है।
और अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगर एक मैनुअल वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग उसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो एरर कर सकता है। लाइक आप एडिशन में कोई एरर कर सकते हैं या फिर कहीं पर कोई रिकॉर्ड मिस कर सकते हैं, तो ऐसे में एरर्स होने के चांसेस भी होते हैं। ओके, देन सपोज करते हैं कि आपको कोई और डिटेल भी फिल करनी है, जैसे आपने ऑलरेडी स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट को मेंटेन किया है, बट अब ये आपको गार्जियन की भी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आपने रोल नंबर 1 के स्टूडेंट की अटेंडेंस तो लिखी है, बट आप साथ ही चाहते हैं कि इसके गार्जियन की भी डिटेल लिखी जाए। तो जब आप ये डिटेल्स मेंशन कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कॉलम मेंशन करेंगे, कोई ना कोई ऐसी डिटेल मेंशन करेंगे जिससे आपको पता चल पाए ये कौन सा स्टूडेंट है। तो अगर आप उसके यहाँ पर रोल नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं उसके गार्जियन का नेम, सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रोल नंबर 1 के आगे उसी गार्जियन का नेम लिखा जाए जो रोल नंबर 1 का गार्जियन है। अगर आपने गलती से रोल नंबर 1 के आगे रोल नंबर 2 के गार्जियन का नेम लिख दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। एंड इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जब मैनुअली मेंटेनेंस किया जाएगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और कहीं पर गलती होने के चांसेस भी हैं। सो अगर हम ऐसे में इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने मैनुअली वर्क किया है तो वो सभी पेपर पर होगा, और क्योंकि हम पेन एंड पेपर का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें वहाँ पर कुछ मॉडिफाई करना है, मतलब कोई चेंज करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी हम पेन से एक बार लिख चुके हैं, उसे आप डिलीट कैसे करेंगे? या फिर अगर वहीं पर कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप या तो वहाँ पर कट्स लगाएंगे और फिर वहाँ पर लिखेंगे, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं रहेगी एंड हमें उतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम पेन एंड पेपर अप्रोच रखते हैं एंड इस तरह से मैनुअल वर्क करते हैं। सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है सेपरेट डेटा फाइल्स ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम। मतलब अब हम कंप्यूटर पर करें अपना सारा काम और डेटा को फाइल की फॉर्म में स्टोर करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमें कोई भी न्यू अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, तो हम सिंपली पहले वाले डेटा को कॉपी कर लेंगे, मींस रोल नंबर एंड उनके नेम्स वही कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होगी। एंड फिर इजीली हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डेटा के लिए। कोई न्यू डेटा ऐड करना होगा तो उसके लिए भी बहुत ईजी ऑप्शंस हैं। हम न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, न्यू रोज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हमें पेन एंड पेपर अप्रोच में हो रही थी, राइट। इसके बाद अगर हमें कहीं पर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं और डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे मैनुअल वर्क की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइल सिस्टम। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि मैनुअल वर्क में हम फाइल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम फाइल सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फाइल क्या है, हम फाइल को किस लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे आप अपने किचन में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट कंटेनर्स मिलते हैं। अलग अलग कंटेनर में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो इसी तरह से जब हमें कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करना है तो उसके लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग फाइल्स में अलग अलग डेटा होता है एंड यहाँ पर हम उसे एक कंटेनर की तरह यूज़ कर रहे हैं। मींस फाइल को एक ऐसे कंटेनर की तरह समझा जा सकता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। और ये डेटा एक्चुअल में स्टोर कहाँ हो रहा है? जो भी स्टोरेज डिवाइस है, अगर हम प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वहाँ पर हमारा डेटा फाइल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ओके, सो हमारी अलग अलग फाइल्स होती हैं, जैसे पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, वेब पेज, ये सभी फाइल्स हैं। ओके, एंड इन फाइल्स में क्या होता है, मींस इनके कंटेंट्स क्या होते हैं। सो इसमें अलग अलग कंटेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें टेक्स्ट हो सकता है, देन किसी प्रोग्राम का कोड हो सकता है, देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मींस CSV हो सकता है। सो इस तरह के अलग अलग कंटेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। ये जो भी हाईलाइटेड पोर्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी आपने अपने एग्जाम के लिए पढ़े हैं जब आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया है, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब NCERT बेस्ड सिलेबस है तो हमें इस सिलेबस को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन बने हम उसे आंसर कर पाएँ, ठीक है। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो
कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम के बारे में। तो अगर हमें फाइल्स को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करना है तब हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने होंगे वो डेटा एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर गिवन है। लाइक ये हमें स्टूडेंट फाइल के बारे में गिवन है। ये स्टूडेंट फाइल हमें यहाँ पर दिखाई गई है, मीन्स ऑफिस स्टाफ ने जो स्टूडेंट फाइल बनाई है उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें अटेंडेंस फाइल दिखाई गई है जो क्लास टीचर मेंटेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें नोटिस करेंगे, रोल नंबर, एस नेम। रोल नंबर यहाँ पर भी है, एस नेम यहाँ पर भी है, राइट, स्टूडेंट फाइल में। बट यही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, रोल नंबर एंड एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अलग अलग फाइल में सेम इन्फॉर्मेशन है, बट क्योंकि वो अलग अलग मेंटेन की गई है तो इस वजह से सेम इन्फॉर्मेशन मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अ फाइल सिस्टम। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। सो फाइल सिस्टम हमारे लिए हैंडल करना तब डिफ़िकल्ट बन जाता है जब बहुत सारी फाइल्स होती हैं एंड डेटा बढ़ जाता है, मीन्स हद से ज़्यादा डेटा होगा तब हमें फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्सेस करने में, मींस हमें एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि फाइल्स के पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम डेटा को रिट्राइव कर सकें। मींस डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए लाइक कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमने प्रोवाइड की है एंड उसी कंडीशन के बेसिस पर हमें सारा डेटा एक्सेस करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइक आप एक या दो कॉलम्स पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बट एज सच जो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डेटा है, उस पर आप ये फिल्टर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मींस एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेसिस पर एप्रोप्रिएट डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। एंड अगर इसके लिए आप एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख भी लेते हैं तो एक टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उन सभी पॉसिबल वेज को एज्यूम कर सकें, पहले से सोच सकें कि किस किस वे से एक्सेस किया जा सकता है डेटा को, हम उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बना देते हैं, ऐसा भी नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर हमें एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डेटा रिडंडेंसी, मीन्स डेटा डुप्लीकेट होता है डिफरेंट प्लेसेस पर होने की वजह से। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, ये रोल नंबर है, ये एस नेम है, ओके। तो ये अटेंडेंस फाइल में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड है और ये जो स्टूडेंट फाइल में इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, एस नेम, ये दोनों भले ही सेम स्टूडेंट को रेफ़र कर रही हैं बट इनके बीच एज सच कोई रिलेशन है नहीं। मींस यहाँ पर हम ये डेटा अलग स्टोर कर रहे हैं और ये डेटा अलग स्टोर कर रहे हैं, तो अलग अलग डेटा स्टोर हुआ है बट सेम डेटा है, इस वजह से ये डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। मींस डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट है जिस वजह से हमारा स्पेस भी वेस्ट हो रहा है। हमने एक ही डेटा को दो बार स्टोर किया, मींस ऐसा नहीं किया कि बस एक ही बार स्टोर करें और फिर उसे अलग अलग जगह यूज़ कर लें, ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर हमने अलग अलग स्टोर किया है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। इसकी वजह से हमारा स्पेस भी वेस्ट होता है, स्टोरेज स्पेस वेस्ट होता है एंड इसकी वजह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी होती है, ठीक है। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि जब सेम डेटा को आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते अलग अलग प्लेसेस पर। जैसे अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपको अटेंडेंस स्टेटस, ये जो अटेंडेंस फाइल है इसमें सपोज करते हैं कि आपको एस नेम चेंज करना है, ठीक है। अथर्व आहूजा की जगह आपको करना है अथर्व शर्मा, ठीक है। यहाँ पर आहूजा की जगह आपने शर्मा कर दिया है अटेंडेंस फाइल में, बट जो सेम नेम है बट ये आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अथर्व आहूजा, वहाँ पर लिखा हुआ है अथर्व शर्मा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फाइल में अलग डेटा है, दूसरी फाइल में अलग डेटा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फाइल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थी। यहाँ पर एक फाइल में अपडेट करने से दूसरी फाइल में अपने आप अपडेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या होगा कि हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर जब हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे हमने स्टूडेंट फाइल बनाई है, अटेंडेंस फाइल बनाई है, हम जानते हैं कि दोनों में स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी यहाँ पर डेटा आइसोलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है।
कोई लिंक नहीं है इन दोनों फाइल्स के बीच में, इस वजह से हम कह रहे हैं कि डेटा आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर फाइल सिस्टम डेटा मैपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम अटेंडेंस के डेटा को स्टूडेंट के डेटा के साथ मैप कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों फाइल सेपरेट हैं तो सेपरेट ही रहेंगी। तो यहाँ पर इस वजह से हम कह रहे हैं कि डेटा आइसोलेटेड है। ओके, इसके बाद जब हमें प्रोग्राम्स से एक्सेस करना होगा, लाइक हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ, तो इसके लिए हमें अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने होंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं? क्योंकि डेटा आइसोलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेटा डिपेंडेंस। मीन्स हम जब बात करते हैं किसी भी डेटा की और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, तो अगर हमने किसी भी डेटा के फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज किया तो फिर हमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी वो चेंज करना होगा। ये नेसेसरी है यहाँ पर फाइल सिस्टम में। मीन्स फाइल सिस्टम में जब आप डेटा में कोई भी चेंज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, तब आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज करना होगा। ठीक है, ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेटा पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इस वजह से जब भी आपने कोई अपडेट किया तो उसकी वजह से आपको मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में भी करना होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कंट्रोल डेटा शेयरिंग। हम जानते हैं अलग अलग टाइप के यूज़र्स होते हैं जो एक डेटा को एक्सेस करते हैं। सो सपोज करते हैं कि अगर स्कूल का डेटा है और अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं, जैसे टीचर, ऑफिस स्टाफ एंड पेरेंट्स, ये सभी अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप का यूज़र सभी डेटा को एक्सेस कर पाएँ। मीन्स यहाँ पर अगर स्टूडेंट अटेंडेंस डेटा की बात करते हैं तो ये सिर्फ टीचर ही एक्सेस कर पाएँ मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए, बट अगर गार्जियंस या फिर ऑफिस स्टाफ ये डेटा देख रहे हैं तो वो सिर्फ उसे देख पाएँ, उसे मॉडिफाई या फिर डिलीट ना कर पाएँ। ऐसा यहाँ पर कंट्रोल हमें देना है। तो ये चीज़, ये जो कंट्रोल्ड एक्सेस है, ये हम फाइल सिस्टम में इतने इजीली नहीं दे पाते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम फाइल्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एक्सेस करने की वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर कंट्रोल्ड एक्सेस हम नहीं दे पाएंगे। ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं फाइल सिस्टम के लिए एंड ये सभी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंड उसे मैनेज करते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब है हम यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे, देन डेटा को अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डेटा को रिट्राइव करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पर। मींस जो डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा स्टोर हो गया है, अगर हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर हम डेटा भी रिट्राइव कर सकते हैं। सो ये सभी ऑपरेशन हम डेटाबेस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, इसे हम DBMS या फिर डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो लॉजिकली रिलेटेड होगा एंड ये रिलेटेड डेटा है, इसलिए हम इसे इजीली एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं DBMS के लिए: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB, ये सभी DBMS के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो यहाँ पर इस तरह के बॉक्स गिवन हैं आपके NCERT में एंड ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुछ DBMS ऐसे होते हैं जिसमें हमें GUI मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड होता है, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। एंड देन कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस सिस्टम, जो हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम वहाँ पर कमांड्स लिखते हैं और उसके बेसिस पर ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे। सो ये दो अलग अलग टाइप के DBMS के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसके एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें कहाँ पर मिलता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमें मिल जाता है। देन कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो जब हम MySQL यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ कमांड्स लिखनी होती है, तो वो है कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं। डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली हमें ये नहीं दिखाता है कि डेटा को किस तरह से स्टोर किया गया है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है। मींस हमें एक्चुअल डेटा नहीं दिखाया जाता है कि वो कहाँ पर स्टोर्ड है, बट हमें एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक जैसे हमने कमांड लिखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा दिख जाएगा, बट जो सारा जो डेटा रिपोजिटरी है वो हमें नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें
कुछ सर्टेन डिटेल्स नहीं दिखाई जाती हैं, हमें सिर्फ वही डेटा दिखाया जाएगा जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर DBMS एक इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, मीन्स जो एंड यूज़र उस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं और जो एक्चुअल डेटाबेस है, इन दोनों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है DBMS। सो अगर हमें कोई भी डेटा रिट्राइव करना है डेटाबेस के थ्रू, इसके लिए हम स्पेशल टाइप की कमांड्स को यूज़ करते हैं एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वेरीइंग द डेटाबेस। मीन्स जब डेटाबेस क्वेरी करते हैं, इसका मतलब है कि हम वहाँ पर ऐसी कमांड्स दे रहे हैं जिससे हमें कुछ डेटा रिट्राइव करना है, ओके। सो यहाँ पर हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर में एंड ये भी DBMS में ही कर सकते हैं। देन बात करते हैं डेटाबेस के रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ पर आप डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। सो डेटाबेस है, हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो जो भी सेक्टर हम जिसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं वहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। जैसे बैंकिंग में हम कस्टमर, अकाउंट, लोन, ट्रांजेक्शन, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। देन अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर, डिलीवरी डेटा, इन सभी से रिलेटेड डिटेल्स को स्टोर करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, सैलरी डिटेल्स, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, ब्रांच लोकेशन, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। देन यूज़र जो लॉग इन कर रहे हैं उनकी डिटेल्स, देन यूज़र की प्रेफरेंस डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ओके। सो इस तरह से अलग अलग रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, मींस रियल लाइफ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, फाइल सिस्टम टू DBMS। सो यहाँ पर हम स्कूल एग्जाम्पल की दोबारा से बात कर रहे हैं जो हमने शुरू में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर दो अलग अलग डेटा फाइल्स थी, एक थी स्टूडेंट और एक थी अटेंडेंस। सो वहाँ पर वो डेटा फाइल्स थी, अलग अलग इंडिपेंडेंट फाइल्स थी फाइल सिस्टम में, बट अब यहाँ पर हम फाइल सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं DBMS में। सो DBMS में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर एस नेम को हमें अटेंडेंस पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक ही कॉलम यूज़ करेंगे, रोल नंबर, जो दोनों में यहाँ पर वर्क करेगा एंड उसी की हेल्प से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से रोल नंबर के लिए क्या डिटेल्स हैं और क्या अटेंडेंस स्टेटस है। सो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो दोनों फाइल्स में मेंटेन किया जाएगा एज अ कॉमन फील्ड, मींस ये दोनों में रिलेटेड होगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस तरह से हम वो फाइल्स चेंज करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये समझना है कि जब हम फाइल सिस्टम से शिफ्ट करते हैं DBMS में तो हमें बहुत हाई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फाइल सिस्टम का यूज़ कर रहे थे तब हमारे पास वैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं थे जैसे DBMS पे रिक्वायर्ड हैं। सो DBMS के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेज करने होंगे जिसकी हाई कॉस्ट होती है। देन जो यूज़र इस डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं उनको ट्रेन भी करना होगा, उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी एंड देन हमें रेगुलरली बैकअप भी लेना होगा और रिकवरी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने होंगे। सो इन सभी में हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी होगी जब हम फाइल सिस्टम से DBMS में शिफ्ट होंगे, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट फाइल एंड अटेंडेंस फाइल के बारे में। तो अब हम इन्हें क्योंकि डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेटाबेस में ये टेबल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि अगर दो सिबलिंग्स हैं, मीन्स भाई बहन हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सेम क्लास में अगर वो हैं तो उनके गार्जियन की डिटेल सेम होंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सेम है उस केस में हम डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए एक ही जगह डेटा को स्टोर रखेंगे। मीन्स हम वहाँ पर गार्जियन डेटा एक अलग टेबल में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गार्जियन डिटेल्स हैं वो एक अलग टेबल में स्टोर हो जाएंगी एंड वहीं से डेटा को पिक किया जाएगा ताकि बार बार डिटेल्स रिपीट ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर एक या एक से ज़्यादा गार्जियन ऐसे हैं जिनके सेम नेम है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो
गार्जियंस को आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसके लिए हम गार्जियन को एक आईडी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड वही उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हो यहाँ पर फ़ोन नंबर से भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बट अगर फ़ोन नंबर चेंज कर लिया गार्जियन ने, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कॉलम चूज़ करना है, तो उसके लिए ऐसा कॉलम चूज़ करेंगे जिसके लिए वैल्यूज़ हमेशा यूनिक हो, कभी डिलीट ना हो और नल ना हो, ठीक है? ऐसा ही कॉलम आपको चूज़ करना है, ओके। ये हमें एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मीन्स हर एक टेबल में कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, हर एक फाइल में कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये डेटाबेस है एंड इसमें ये स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस है एंड इसमें ये सभी 3 फाइल्स हैं एंड इनमें ये कॉलम्स हैं जो यहाँ पर गिवन है। तो ये हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा है, अभी ये कंप्लीट डेटाबेस स्कीमा हमने नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पर कोई रिलेशनशिप शो नहीं की गई है अभी तक, वो हम शो करेंगे। ये सिर्फ अभी स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको स्नैपशॉट के बारे में समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्नैपशॉट क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो हमें गिवन है ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, मीन्स यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता चला कि कौन सी टेबल्स हैं एंड उनमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, ठीक है, बट जो एक्चुअल उनकी वैल्यूज़ हैं, मीन्स एक्चुअल डेटा कहाँ पर हमें मिलेगा, जो टेबल के स्नैपशॉट हैं, मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा एक्चुअल डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोल नंबर की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, फिर ये एस नेम की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ओके। यहाँ पर हमें एक्चुअल डेटा वैल्यूज़ मिल रही हैं, ओके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम है GUID एंड फिर जो गार्जियन टेबल है यहाँ पर भी एक कॉलम है GUID। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये है एक कनेक्टिंग कॉलम। कनेक्टिंग कॉलम मीन्स यहाँ पर GUID जो गार्जियन टेबल में बनाया गया है, यही GUID हम अगर यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट टेबल में, तो हमें पता चल पाएगा कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन से गार्जियन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो हम GUID की हेल्प से उस गार्जियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से जो अटेंडेंस टेबल है इसमें रोल नंबर कॉलम है एंड यही रोल नंबर कॉलम हमने स्टूडेंट टेबल में भी मेंशन किया है। तो स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है हम उसके हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का अटेंडेंस स्टेटस कौन सी डेट को क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जब DBMS में सिंगल रिपोजिटरी की हेल्प से हम डेटा को मेंटेन करते हैं, मींस यहाँ पर एक ही जगह पर डेटा स्टोर्ड है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ पर हमारा सभी डेटा स्टोर्ड है, इसकी वजह से मल्टीपल यूजर्स उस डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस कर पाते हैं, ओके। यहाँ पर सिंगल रिपोजिटरी है, सेंट्रलाइज लोकेशन है डेटा के लिए, ये आपको याद रखना है, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ की कंसेप्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब है डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, मींस किस तरह से हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर कौन कौन से टेबल्स हैं, टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं एंड वहाँ पर उनका क्या क्या डेटा टाइप है, देन अगर कोई वहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट है या फिर कौन सी टेबल के बीच कौन सा रिलेशन है, लाइक कौन सी टेबल में फॉरेन की है, प्राइमरी की है, ये सभी रिलेशन हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, ओके। एंड साथ ही हम डेटाबेस स्कीमा को विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ओके। इस वजह से हम इसे विजुअल या फिर लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है डेटाबेस एनवायरनमेंट को समझाने के लिए। तो ये हैं एंड यूज़र्स, लाइक टीचर हैं, देन ऑफिस स्टाफ हैं, इसमें कुछ एंड यूज़र हैं जैसे ऑफिस स्टाफ, ये एंड यूज़र हैं, पेरेंट्स ये भी एंड यूज़र हैं। देन यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो DBMS एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है डेटा की, मींस डेटाबेस कैटलॉग है, वहाँ पर हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। ये है सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा, ठीक है। अब जो भी टेबल्स हमने बनाई हैं लाइक स्टूडेंट, गार्जियन, अटेंडेंस, ये हमारे डिफरेंट टेबल्स हैं। जब भी हम इनसे कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें DBMS के थ्रू इन्हें एक्सेस करना होगा, मींस DBMS वो इंटरफेस है जो यूज़र को हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम DBMS के थ्रू इन टेबल्स के साथ डेटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्वेरी करते हैं एंड डेटा को रिट्राइव कर पाते हैं, ओके। यहाँ पर DBMS वो इंटरफेस है जिसकी वजह से हम इस क्वेरी के थ्रू डेटा को रिट्राइव कर पाते हैं, ठीक है।
देन डेटा कांस्टेंट, अगर हमें ये रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कोई लिमिटेशन बताना है कि किस तरह की वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर टेबल में, एक पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट की जा सकती हैं, हमें इस चीज़ पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है, उसके लिए हम डेटा कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे नॉट नल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये स्पेसिफाई करना है कि वहाँ पर वो वैल्यू नल नहीं हो सकती है। ओके, सो कांस्टेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर डेटा एक्यूरेट रहे एंड रिलायबल रहे। लाइक हमें अगर रोल नंबर वहाँ पर चाहिए, मीन्स हम ये नेसेसरी चाहते हैं कि रोल नंबर तो होना ही चाहिए, उसमें ब्लैंक लीव नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हमें ये पहले से स्पेसिफाई करना होगा नॉट नल कांस्टेंट। तो जब हम ये स्पेसिफाई कर देंगे तो वहाँ पर नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारा डेटा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। देन नेक्स्ट इज मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। इसका मतलब है कि जब हम डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टोर करते हैं, मींस जब हम डेटाबेस स्कीमा में ये बताते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं जो डेटा पर इम्पोज किए गए हैं, इस चीज़ को जब हम किसी डेटाबेस कैटलॉग या डिक्शनरी में स्टोर करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो मतलब जब डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई है उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। ओके, देन नेक्स्ट इज डेटाबेस इंस्टेंस। जब हम डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मींस जब तक हमने कोई डेटा एंट्री नहीं की है, बस डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया है, तब तक हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ डेटाबेस एम्प्टी है, मींस वहाँ पर अभी कोई डेटा वैल्यू नहीं है। जब हम डेटा वैल्यूज फिल करते हैं तब हम बताते हैं स्टेट, स्नैपशॉट या फिर डेटाबेस इंस्टेंस, जिसका मतलब है कि उस टाइम पर जितनी वहाँ पर डेटा वैल्यूज प्रेजेंट हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी हम एक टाइम पर बताते हैं। ओके, सो जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं, हमें डेटा मिलता है, तो एक टाइम पर हमें जो डेटा दिख रहा है हम उसी को कहेंगे डेटाबेस इंस्टेंस या फिर स्टेट या फिर स्नैपशॉट। ओके, सो अगर अलग अलग टाइम पर हमें डेटाबेस स्कीमा के अलग अलग इंस्टेंस मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेरी के बारे में। सो क्वेरी एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो हम डेटाबेस से करते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, जैसे हम चाहते हैं, मींस कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उसके बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम क्वेरी करते हैं। तो क्वेरी हम एक या एक से ज़्यादा टेबल से भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद डेटा मैनिपुलेशन। इसका मतलब है कि अगर हमें डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए 3 ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट। इंसर्शन का मतलब है कोई भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीशन का मतलब है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अपडेट का मतलब है कि हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई स्पेसिफिक वैल्यू अपडेट करनी है। सो ये सभी ऑपरेशंस हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर हम लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो डीबीएमएस के क्या क्या लिमिटेशन हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को मेंटेन करना होगा, लाइक सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, इंटीग्रिटी। इस वजह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है डेटाबेस। देन इंक्रीज डेटा वल्नरेबिलिटी, मीन्स हमारा डेटा को रिस्क भी होता है, मीन्स जब हम कहीं पर भी कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस, तो वो सेंट्रली स्टोर्ड है डेटा, राइट, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है डेटा के लिए। अगर ऐसे में उस सेंट्रल रिपोजिटरी में कोई लॉस हो जाता है या फिर हमारा हार्डवेयर फेल हो जाता है या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है, तो उस केस में सभी ऑपरेशंस एक साथ बंद हो जाएंगे क्योंकि जो सेंट्रल रिपोजिटरी थी वो डैमेज हो चुकी है। सो ऐसे में हमारे डेटा को रिस्क भी हो जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डेटाबेस इंजन। सो डेटाबेस इंजन एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो डीबीएमएस यूज़ करने वाला है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए एंड डेटा को रिट्राइव एंड मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनल डेटा मॉडल। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डीबीएमएस अलग अलग टाइप के होते हैं एंड इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है उनके डेटा मॉडल पर बेस्ड। मींस डेटा मॉडल हमें ये बताता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसे कैसे डिफाइन किया गया है एंड रिप्रेजेंट किया गया है डेटा को। देन डेटा के बीच क्या क्या रिलेशनशिप हैं, कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाइड है, ये सभी चीज़ें हम डेटा मॉडल के थ्रू बताते हैं। सो कॉमनली यूज डेटा मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल। बाकी टाइप्स के
भी यहाँ पर नेम गिवन है, ये आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। सो ये सभी अलग अलग नेम्स गिवन हैं। जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम टेबल को रिलेशंस कहते हैं एंड हर एक टेबल के पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। हर एक कॉलम नेम यूनिक होना चाहिए एंड यहाँ पर हर एक रो एक रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती है, रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर रिलेटेड सेट का ये मतलब है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट टेबल एंड देन अटेंडेंस टेबल इन सभी के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर जो एक रो हमें दिख रही थी वो एक्चुअल में क्या है, वो एक रिकॉर्ड है। मीन्स रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू है। जब हमें गिवन है कि ये रोल नंबर है और ये स्टूडेंट का नेम है, तो हमें पता है कि ये रोल नंबर का नेम जो स्टूडेंट नेम है वो ये है। तो इस तरह से ये रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। ओके, सो डेटाबेस में जो रिलेशंस होते हैं, मींस टेबल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अटेंडेंस रिलेशन और स्टूडेंट रिलेशन की, तो यहाँ पर एक कॉलम है रोल नंबर जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है। हम जानते हैं जो रोल नंबर स्टूडेंट में मेंशन होगा स्टूडेंट टेबल में, वही अटेंडेंस में मेंशन होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ हमें कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक लिंकिंग कॉलम है जो दोनों टेबल्स को लिंक कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। सो ये इंडिपेंडेंट टेबल्स नहीं है, ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। ओके, सो अगर लिंकिंग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड होते हैं तभी हम वहाँ पर दोनों टेबल्स को एसोसिएट करके देख सकते हैं। बट अगर ये लिंकिंग प्रॉपर नहीं है या फिर एप्रोप्रिएट रिलेशंस में नहीं की गई है, तो हो सकता है कि हम डेटाबेस को प्रॉपरली रिट्राइव ना कर पाएँ। ओके, या फिर जो हमें डेटा मिला है वो करेक्ट ना हो। सो इसके लिए हमें लिंकिंग एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर रखना होगा। सो यहाँ पर हमें रिलेशनल डेटा मॉडल दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गार्जियन टेबल, ये स्टूडेंट टेबल एंड देन ये अटेंडेंस टेबल है। सो यहाँ पर GUID कॉलम ये लिंक्ड है स्टूडेंट के GUID कॉलम के साथ। देन स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर लिंक्ड है अटेंडेंस टेबल के रोल नंबर कॉलम के साथ। तो यहाँ पर ये सभी आपस में रिलेटेड टेबल्स हैं। एंड यहाँ पर इसके बाद रिलेशन स्कीमा बताया गया है। रिलेशन स्कीमा में हमेशा टेबल नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स में जितने भी कॉलम्स हैं हमारे पास वो सभी मेंशन करते हैं कॉमा लगाकर। ओके, एंड जो प्राइमरी की है उसे अंडरलाइन करते हैं, जो आगे एग्जाम्पल में शो किया गया है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, हर एक चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से रोल नंबर हमें बताया गया है, यूनिक आईडी ऑफ स्टूडेंट। सो बेसिकली हमने कौन सा कॉलम किस लिए यूज़ किया है, उसका क्या पर्पज़ है, वो चीज़ हम डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, ये तो हमें पता है, बट यहाँ पर उस चीज़ का एक्चुअल पर्पज़ क्या है यूज़ करने का, वो एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी है, ये चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, देन एक रिलेशन का हर एक टपल रियल वर्ल्ड की एंटिटी के लिए करस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब है, सपोज करते हैं हमने यहाँ पर स्टूडेंट टेबल बनाई है, तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्मेट में, तो हर एक रो या फिर हर एक टपल जो रिकॉर्ड शो करता है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद एक ऐसा डेटाबेस जो रिलेशनल डेटा मॉडल कंसेप्ट पर बेस्ड है, उसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। देन रिलेशनल डेटा मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहली है डिग्री, दैट इज़ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मींस कॉलम्स। देन कार्डिनैलिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ रोज मींस टपल्स और रिकॉर्ड्स। सो देखिए यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे कि किस चीज़ को कार्डिनैलिटी कहते हैं और किस चीज़ को डिग्री। सो इस चीज़ के लिए आप सिंपली एक शॉर्टकट लर्न करेंगे। ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री क्या था और कार्डिनैलिटी क्या था, तो उस चीज़ को गलत ना करें, इसलिए ये चीज़ याद रख सकते हैं। सो यहाँ पर सी
स्टार्ट हो रहा है कार्डिनैलिटी के लिए, तो इसके लिए कॉलम नहीं होगा, मतलब सी के लिए सी नहीं होगा। सो अगर कार्डिनैलिटी के लिए कॉलम नहीं है तो किस चीज़ की बात करेंगे, रो की। और अगर रो के लिए कार्डिनैलिटी है तो रो के बाद क्या बचा, कॉलम बचा, तो इसके लिए होगी डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से याद रख सकते हैं, इससे आपको इजीली याद भी रहेगा और आप क्वेश्चन गलत भी नहीं करेंगे। ओके, जो चीज़ सी से स्टार्ट हो रही है कार्डिनैलिटी, वो कॉलम के लिए नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे हमसे यहाँ पर पूछा गया है डिग्री के बारे में फॉर रिलेशन गार्जियन, तो ये हमें रिलेशन गिवन है। अब इसमें अगर हमसे डिग्री पूछी जाएगी तो हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड्स या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ पर हमें डिग्री कितनी मिलेगी, दैट इज़ 4। इसके बाद पूछा जाए कार्डिनैलिटी, इसका मतलब है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स। सो यहाँ पर हमें रोज काउंट करने हैं, टपल्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हैं 5। ठीक है, सो अगर हमसे नंबर ऑफ रोज और टपल्स और रिकॉर्ड्स पूछा गया है तो हम बताएंगे कार्डिनैलिटी, और अगर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स और फील्ड्स तब हम बताएंगे डिग्री। ओके, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। सो कॉलम्स या फिर फील्ड्स को ही एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे अगर हमारी गार्जियन टेबल में इंफॉर्मेशन है जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस, तो जब हम जी नेम कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ गार्जियन के नेम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी का फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जी नेम में स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ओके, इसके बाद टपल, टपल मीन्स रो। सो यहाँ पर हर एक रो, हर एक टपल एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन में n कॉलम्स हैं तो यहाँ पर टपल उन सभी n रिलेटेड वैल्यूज़ के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। देन नेक्स्ट इज डोमेन। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज़ जिससे हम एक एट्रीब्यूट की वैल्यू लेते हैं हर एक रो के लिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर जी नेम कॉलम के बारे में बात की है तो जी नेम कॉलम के लिए डोमेन क्या होगा, वो सभी वैल्यूज़ जहाँ से हर एक रो के लिए नेम आ सकता है, दैट इज़ डोमेन। ओके, सो यहाँ पर हम यूजुअली डेटा टाइप से स्पेसिफाई करते हैं कि उसका डोमेन क्या है। लाइक हम अगर यहाँ पर वैरकर लिख देते हैं, सो वैरकर डेटा टाइप हम जानते हैं तब यूज़ किया जाएगा जब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जैक्टली नहीं पता है, हमें वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग रखनी है, उसकी लेंथ रखनी है वेरिएबल, तब हम वैरकर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर वैरकर यूज़ करने से हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि उस एट्रीब्यूट का डोमेन क्या है, वहाँ पर सिर्फ इसी डेटा टाइप की वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेशन के ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो उसे सिंपल टेबल या फिर डेटा फाइल से डिफरेंट बनाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एट्रीब्यूट पर इम्पोज किए गए हैं। लाइक रिलेशन में हर एक एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होना चाहिए। देन सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मींस अगर यहाँ पर आपने गार्जियन टेबल बनाते टाइम ये जी नेम पहले लिख दिया है और GUID बाद में लिख दिया है, ये तब भी सेम टेबल है। सो आप यहाँ पर ऑर्डर इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ऑर्डरिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉलम्स के लिए। ठीक है, आप पहले कॉलम को बाद में लिख सकते हैं और दूसरे कॉलम को पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी 2, ये टपल के बारे में है। हर एक टपल डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मींस एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। कोई भी 2 टपल्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं सभी एट्रीब्यूट्स के लिए। ओके, इसके बाद सीक्वेंस टपल्स के लिए भी ज़रूरी नहीं होता है। मींस ऑर्डरिंग टपल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप पहले रिकॉर्ड को दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं और दूसरे रिकॉर्ड को पहले नंबर पर लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट करना है। ओके, सो सीक्वेंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमें स्टेट के बारे में बताया गया है। जब हम बात करते हैं डेटा वैल्यूज़ की, कौन कौन सी डेटा वैल्यूज़ हो सकती हैं जो हमने डोमेन में स्पेसिफाई की हैं, मींस जो डोमेन को सेटिस्फाई करती हैं सिर्फ वही वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती हैं एट्रीब्यूट में। इसके बाद हर एक डेटा वैल्यू एटॉमिक है, मींस उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप लिखें जी फोन ऑफ रिलेशन गार्जियन। ये गार्जियन एक टेबल है, एक रिलेशन है, इसमें एक कॉलम है जी फोन। अब जी फोन क्या है, एक 10 डिजिट का नंबर है। ये खुद में एक एटॉमिक वैल्यू है एंड आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते मीनिंगफुल सब पार्ट्स में, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं हो सकता जिसके लिए एक ही टपल के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ हो, मींस एक एट्रीब्यूट एक टपल के लिए एक ही वैल्यू रख सकता है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल वैल्यू नल यूज़ की जा सकती है जब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक हमें वैल्यू पता नहीं है या फिर वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। हर केस में जब हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम यूज़ करते हैं नल वैल्यू, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस। हर एक रिलेशन में टपल्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कोई भी दो टपल ऐसे ना हो जिसके लिए सभी एट्रीब्यूट सेम वैल्यू रखते हों। एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसकी वैल्यू हर एक टपल के लिए डिस्टिंक्ट हो एंड नॉट नल हो। नॉट नल का मतलब है कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ ना हो, तो उस केस में हम उस एट्रीब्यूट की हेल्प से हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें रिलेशनल डेटा मॉडल में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं, कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं। तो ये कॉन्स्टेंट्स लगाने के लिए हम ये स्पेसिफाई करते हैं जब हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, एंड इसके लिए हम डिफरेंट कीज़ का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सपोज करते हैं गार्जियन टेबल में अगर हमारे पास GUID एंड जी फोन गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक टपल को। मींस हमें पता है कि हर एक गार्जियन की ID अलग होगी, GUID हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह से हर एक गार्जियन का फ़ोन नंबर भी अलग होगा। यहाँ पर गार्जियन का जो फ़ोन नंबर है वो भी यूनिक होगा, मींस वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टपल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि GUID और जी फोन ये दो कैंडिडेट की हैं, मींस हम इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी की तरह, ठीक है। तो इसका मतलब है कैंडिडेट कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस कैंडिडेट की सिंपली कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के लिए, मींस अभी तक बनी नहीं है, ये सिर्फ कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं में से हम प्राइमरी की चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम कैंडिडेट कीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन मिले हैं कि हम किसे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर जब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें स्पेसिफिकली किसको प्राइमरी की बनाना है, जैसे सपोज करते हैं हमने GUID को फिक्स किया है, स्पेसिफाई किया है कि हमें GUID को प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पर GUID को प्राइमरी की बनाने पर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि GUID की हेल्प से हम सभी टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो बच गया मींस जी फोन, ये कैंडिडेट तो था बट ये प्राइमरी की नहीं बन पाया। तो जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन पाती है, ऐसी कैंडिडेट की को हम कहते हैं ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की होगी उसी में से चूज़ की जाएगी प्राइमरी की, एंड जो प्राइमरी की बन जाएगी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी सभी टपल्स को, और जो प्राइमरी की नहीं बन पाएगी वो हो जाती है ऑल्टरनेट की, ठीक है। कैंडिडेट की मीन्स जो कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के लिए, जो बन चुकी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और जो नहीं बन पाई वो ऑल्टरनेट की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेट की है जी फोन, ओके। अब बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में। तो देखिए, अगर कोई सिंगल एट्रीब्यूट रिलेशन में ऐसा नहीं है जिसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टपल्स को, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस केस में हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को एक साथ लेते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक कॉलम नहीं लेंगे, हम सेट ऑफ कॉलम्स लेंगे एंड उसको प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, बट हम सेट ऑफ कॉलम, अगर हम एक ही सेट बना रहे हैं तब भी वो एक ही प्राइमरी की है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर एक कॉलम को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है और एक सेट ऑफ कॉलम को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेट ऑफ कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे टपल्स को, इसलिए हमने मोर देन वन एट्रीब्यूट को एक साथ लिया है प्राइमरी की तरह। सो इसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ओके। सो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। सो फॉरेन की दो रिलेशंस के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। मींस एक टेबल दूसरी टेबल से कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ हमें बताती है फॉरेन की। तो फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मींस एक ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से आती है। मींस ये एक फॉरेन की है एंड ये रेफरेंस कर रही है किसी दूसरी प्राइमरी की को। तो यहाँ पर प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ हैं, या तो वो वैल्यूज़ आती हैं फॉरेन की में, या फिर अगर वो वैल्यू प्राइमरी की में नहीं है तो वो होगी नल वैल्यू। मींस यहाँ पर दो ही टाइप की वैल्यूज़ फॉरेन की में आ सकती है, या तो नल वैल्यू या फिर प्राइमरी की में जो वैल्यू है वो वैल्यू, ठीक है। तो दो ही टाइप की वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती हैं, ओके। सो यहाँ पर जो फॉरेन की है, ये जिस रिलेशन में प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन, बिकॉज ये किसी और को रेफरेंस कर रहा है। और ये जिसे रेफरेंस करता है, मींस जहाँ पर प्राइमरी की प्रेजेंट होती है एंड जिस चीज़ को हम रेफर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। सो जो रेफरेंसिंग रिलेशन है वही फॉरेन रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पर फॉरेन की प्रेजेंट है, ठीक है। सो रिलेशन इन विच द रेफरेंस प्राइमरी की इज़ डिफाइंड, मीन्स यहाँ पर जिसे हम रेफ़र कर रहे हैं, रेफरेंस प्राइमरी की जहाँ पर प्रेजेंट है, उस रिलेशन को हम कहते हैं प्राइमरी रिलेशन या फिर मास्टर रिलेशन, ओके। सो यहाँ पर हमें फॉरेन की एंड प्राइमरी की दिखाई गई हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो फॉरेन की हैं एंड ये किस तरह से शो की गई हैं। जो अंडरलाइन एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है वो उस टेबल की प्राइमरी की हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है रोल नंबर, देन गार्जियन टेबल की प्राइमरी की है GUID एंड अटेंडेंस टेबल की प्राइमरी की है अटेंडेंस डेट एंड रोल नंबर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रोल नंबर है ये किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, ये स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो रोल नंबर स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है इस चीज़ को रेफरेंस करेगा अटेंडेंस टेबल का रोल नंबर। सो यहाँ पर ये रोल नंबर जो अटेंडेंस टेबल में प्रेजेंट है ये है फॉरेन की और ये है प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को रेफरेंस किया जा रहा है और ये चीज़ रेफर कर रही है किसी और को, इसलिए ये है फॉरेन की, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के GUID कॉलम के बारे में, तो यहाँ पर GUID में वही वैल्यूज़ आएंगी जो गार्जियन टेबल के GUID में प्रेजेंट है। क्यों आएंगी? क्योंकि ये इसको रेफ़र कर रहा है। ऐसा हमें कैसे पता चला? इस स्कीमा के थ्रू, ये जो हमें डेटाबेस स्कीमा यहाँ पर गिवन है इसी की हेल्प से हमें पता चला है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल का GUID है ये फॉरेन की है जो रेफरेंस कर रहा है गार्जियन टेबल के प्राइमरी की GUID को। सो यहाँ पर GUID में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो गार्जियन टेबल के GUID कॉलम से आएंगी या फिर यहाँ पर नल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चला है कि कौन सी प्राइमरी की हैं और कौन सी फॉरेन की हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद समरी गिवन है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, ओके। एंड यस, आपको एक बार खुद से भी ये चैप्टर NCERT से पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया है ये कौन सा चैप्टर है, कैसे डाउनलोड करना है। सो प्लीज़ डाउनलोड इट एंड रिवाइज इट, ओके। एंड साथ ही इसकी जो बैक एक्सरसाइज है ईजी है, आप खुद से प्रैक्टिस करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन।